ड्रामा के स्टार्टिंग में हम यहाँ पर फू फैमिली को देखते हैं, जहाँ पर एंटायर फैमिली के मेंबर्स हमारी लीड यूमी के अगेंस्ट होते हैं। बिकॉज उन सब के अकॉर्डिंग जब से यूमी ने घर पर कदम रखा है, उसके बाद से यहाँ पर सभी चीजें उल्टी होती जा रही है। एंड यहाँ तक कि उनके तीसरे बेटे ने खुद की जान तक ले ली है। यूमी इन सभी को यहाँ पर एक्सप्लेन करने की कोशिश करती है कि सब कुछ उसने नहीं बल्कि मिनी ने किया है, लेकिन उनमें से कोई भी यहाँ पर यूमी की बातों पर भरोसा नहीं करता। एंड यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ वो लोग मिनी को सपोर्ट करते हैं, उसका साइड लेते हैं। मिनी यहाँ पर रोने धोने का नाटक भी करती है ताकि उन लोगों को एक्चुअल में यकीन हो कि यूमी यहाँ पर मिनी से इतना हेट करती है कि वो उसे घर से बाहर निकालना चाहती है, क्योंकि ओरिजिनली मिनी तो इस घर की अडॉप्टेड डॉटर है। एंड इतने में यहाँ पर बाहर का एंटायर वेदर कुछ ज्यादा ही खराब हो जाता है, जिसके बाद हम यहाँ पर देखते हैं हमारी यूमी को, जो कि एक्चुअल में ऑर्फन में होती है। अब ये सब कुछ हमारे लिए नया सा हो सकता है, लेकिन यूमी के लिए बिल्कुल नहीं, बिकॉज ये 9th टाइम होता है जहाँ पर यूमी का रीबर्थ हुआ था। वो तो खुद से डिससैटिस्फाइड हो गई थी, बिकॉज यहाँ पर इतने मौके मिलने के बावजूद भी हर टाइम न जाने कैसे मिनी एक स्टेप आगे होती थी। एंड इस बार भी यहाँ पर सेम चीज होने वाली थी, जिस चीज के लिए यहाँ पर यूमी को रेडी होना है। ऑर्फन की स्टाफ आकर यूमी को बताती है कि फू परिवार तुम्हें लेने आता ही होगा। एंड इस बार यूमी रेडी थी उन सभी को फेस करने के लिए। एंड सबसे पहले तो यहाँ पर यूमी अपने बैग में से उन नोटों का बंडल निकालती है, जो कि यहाँ पर मिनी ने रखवाए थे यूमी के बैग में जानबूझकर, ताकि घर पहुंचते यहाँ पर मिनी उसके ऊपर इल्जाम लगाना शुरू कर दे चोरी का। वो से यहाँ पर अपने पिलो के नीचे रखकर वहां से निकल पड़ती है। और वे दूसरा हम देखते हैं मिसेस फू को, जिसे यहाँ पर हॉस्पिटल के ऊपर बहुत गुस्सा आया था, बिकॉज उन्होंने जब बेबी गर्ल यूमी को बर्थ दिया था उस समय यहाँ पर बेबीज एक्सचेंज हो चुके थे, और हॉस्पिटल की गलती की वजह से अब जाकर यहाँ पर 8 साल बाद उन्हें उनकी खुद की बेटी से मिलने का मौका मिलता है। जैसे ही वहाँ पर यूमी आती है, आंटी बड़ी ही खुशी से उसे हक कर लेती है, जैसे कि वो उसे देखने के लिए बहुत टाइम से तरस रही हो। पर यूमी को पता होता है कि मैं तो आपके लिए बैड लक ही रहूंगी, और ये सारी चीजें वो अपने मन में कह रही थी। इतने में यहाँ पर मिसेस फू को कुछ समझ नहीं आता, बिकॉज उन्हें यहाँ पर यूमी की आवाज सुनाई दे रही थी, यानी कि मन की आवाज। बट ये बात यहाँ पर उन्हें रियलाइज बिल्कुल नहीं होती है। वो कुछ पल के लिए उन चीजों को इग्नोर कर देती हैं, ये सोच के कि शायद से कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई होगी। वही दूसरी यहाँ पर वो यूमी को बता रही थी कि वो यूमी को देखकर कितनी खुश है, लेकिन यहाँ पर यूमी को पता होता है कि उसकी खुद की लाइफ कितनी ज़्यादा डिवास्टेटेड है, और यही बातें वो अपने मन में कह रही होती है, जिसे वापस से सुनते यहाँ पर मिसेस फू को बिलीव नहीं होता कि आखिर उन्हें हेलुसिनेशन हो रहा है या फिर क्या। एंड तब यहाँ पर वो यूमी के हाथों पर निशान देखती है, जो कि यहाँ पर चोट के निशान होते हैं। अब वो उसे खेलते टाइम गिरते हुए नहीं लगे थे, बल्कि यहाँ पर उसे टॉर्चर किया गया था। आंटी तो यहाँ पर टेंशन के मारे यूमी से पूछने लग जाती हैं कि आखिर तुम्हें कौन बुली करता आ रहा है। यूमी मन ही मन कहने लग जाती है कि आपकी प्यारी बेटी मिनी, बट मैं आपको बोलूंगी तो आपको तो मुझ पर भरोसा होगा ही नहीं। मिनी ने यहाँ पर नर्सेस को पे करके रखा है, जिस वजह से हर दिन मुझे 3 बार मार खाना पड़ता है। ये सब कुछ सुनकर आंटी को इस बात पर तो भरोसा हो जाता है कि वो यूमी की मन की बातें सुन पा रही हैं, एंड ये चीज उन्हें एक डॉटर मदर का कनेक्शन की वजह से हो रहा है ऐसा लगने लग जाता है। लेकिन ये बात जो यहाँ पर यूमी ने मन में मिनी को लेकर की है, उस बात को लेकर आंटी को भरोसा बिल्कुल नहीं होता, बिकॉज उन्होंने बचपन से लेकर अब तक मिनी को खुद से पाला पोसा है। वो जानती है कि मिनी कितनी सॉफ्ट एंड प्योर हार्टेड है, जो कि ऐसा इवल काम कभी नहीं कर सकती। पर यूमी को पता होता है कि बस अभी नर्स आती ही होगी उसके ऊपर इल्जाम लगाने के लिए चोरी का, और आंटी को भी भरोसा था कि मिनी ऐसा करवा ही नहीं सकती है। बट तब तक वहाँ पर नर्स सचमुच आ जाती है, एंड वो स्टाफ आते ही यहाँ पर चिल्लाना शुरू कर देती है यूमी पर उसके पैसों को लेकर। ये सब कुछ देखते यहाँ पर आंटी को यकीन नहीं होता कि यूमी की मन की बातें यहाँ पर सच हो रही है। यूमी को पता होता है कि अब क्या होगा। अब जैसे स्टाफ यहाँ पर मॉम को बताएंगी, मॉम मुझे जोर का थप्पड़ मारेंगी, ठीक वैसे जैसे उन्होंने यहाँ पर पास्ट 9 लाइफ्स में किया था। ये सुनते यहाँ पर आंटी को यकीन नहीं होता कि उन्होंने अपनी बेटी को अपने हाथों से थप्पड़ मारा है, और आखिर क्यों ही मारा है, और आखिर यहाँ पर उनकी यूमी चोरी क्यों ही करेगी, और आखिर ये कौन सी 9 लाइफ्स है जिसके बारे में यूमी मन में बातें कर रही है। यूमी यहाँ पर तो इस बार कॉन्फिडेंट होती है, इसलिए यहाँ पर वो खुद से ही अपना बैग चेक करने के लिए दे देती है। मिसेस फू के बैग चेक करने पर उसमें से कुछ नहीं निकलता,
एंड तब मिसेस वो यहाँ पर वो स्टाफ पर चिल्लाती है उनकी बेटी पर गलत इल्जाम लगाने के लिए। एंड उसी के साथ साथ यहाँ पर आंटी के पास यूमी की पर्सनल डायरी आ जाती है, जिस डायरी को खोलने से पहले मिसेस वो से पूछती है कि क्या वो उस डायरी को पढ़ सकती है। यूमी उन्हें हाँ बोल देती है और उस डायरी के अंदर यूमी के हर एक दिन के बारे में लिखा गया था कि किस तरीके से उसे यहाँ पर प्रॉपर खाने नहीं दिए जाते थे, और अगर बन भी दिए जाते थे तो वो उसमें से सिर्फ और सिर्फ 2 बाइट्स ले सकती है, उससे ज्यादा और कुछ नहीं खा सकती। एंड डेली की तरह वो नर्स उसके साथ अब भी उसे हुआ करती थी। ये सब कुछ सुनते यहाँ पर आंटी को गुस्सा आ जाता है एंड वो यहाँ पर जोर का थप्पड़ नर्स को लगाती है, अपने बॉडीगार्ड्स को बुलाकर डायरी के साथ साथ नर्स को भी पुलिस के हवाले कर देती है ताकि यहाँ पर वो उस नर्स को सजा दे सके। ये सब कुछ देखकर तो यहाँ पर जेन्युइनली यूं भी सोचने लगती है कि अचानक से प्लॉट में ट्विस्ट कैसे आ गया। एंड अब यहाँ पर एंट्री हो जाती है मिस्टर फू की। मिस्टर फू अपनी बेटी को देखती बहुत खुश हो जाते हैं एंड वो उसके पास तो भाग कर आ रहे थे, लेकिन अपने डाटा को देखकर हमारी यूं भी नहीं खुश होती। वो मन ही मन कहने लगते कि अब ये क्यों आ गए, इनसे तो मैं सबसे ज्यादा हेट करती हूँ। और अब यहाँ पर हमें पता चलता है कि सिर्फ यहाँ पर मिसेस फू ही नहीं बल्कि यहाँ पर मिस्टर फू भी यूमी की मन की बातों को सुन पा रहे, क्योंकि ये आवाज सुनते वो तुरंत रुक जाते हैं। एंड इससे भी यहाँ पर आंटी समझ जाती है कि मिस्टर फू को भी उनकी बातें सुनाई दे रही हैं, तो वो तुरंत ही अपने हस्बैंड को साइड में बुलाती है एंड अपने बारे में भी बताती है कि उन्हें भी सुनाई दे रहा है, लेकिन उन दोनों को ये बात यूमी को नहीं बतानी है बिकॉज हो सकता है कि शायद से यहाँ पर वो घबरा जाए और कुछ और सोच बैठे। अंकल कहते कोई बात नहीं, मैं इस मैटर को अच्छे से हैंडल कर लूंगा। एंड वो बड़े प्यार से यूमी के पास चले जाते हैं उसे अपनी डॉटर बुलाते हुए। यूमी मन ही मन कह रही थी कि हाँ हाँ जितना प्यार देना है दे दो, एक बार घर पहुंचूंगी तब सारा बैड लक शुरू हो जाएगा, फिर पता भी नहीं चलेगा कि किस तरीके से वो अडॉप्टेड डॉटर ने आपके हाथ तोड़ दिए है। ये सब कुछ सुनते यहाँ पर अंकल को गुस्सा आने लगता है कि यूमी मिनी को जाने बगैर ऐसी बातें कैसे कर सकती है, लेकिन यहाँ पर आंटी अपने हस्बैंड को रोकती है ताकि वो यहाँ पर रिएक्ट ना करे। यूमी अपने डैड से बोलती कि आपको क्या हो गया, ऐसा लग रहा है कि जैसे आपको कुछ ज्यादा ही गुस्सा आ रहा हो मुझे देखकर। कल यहाँ पर हंसने लग जाते हैं एंड कहते कि नहीं बेटा, मैं तुमसे इतने समय बाद मिल रहा हूँ, मैं तो बहुत खुश हूँ और आखिर एक डैड होने के नाते मैं तुम पर गुस्सा कैसे कर सकता हूँ। मिसेस फू यूमी को समझाती है कि देखो तुम्हारे डैड तो बुढ़े हो चुके हैं, उनके रिंकल्स झुर्रियां सब दिख रहे, अब वो ऐसे भी रहेंगे तो भी लगेगा कि वो गुस्से में ही है। एंड यहाँ पर वो लोग यूमी को थोड़ा सा लाइट फील करवाने के लिए जोक्स भी करा करते, पर यूमी को पता होता है कि बस ये सिर्फ कुछ मिनटों की ही खुशी है, उसके बाद तो सब कुछ वैसा ही होने वाला है। अंकल यहाँ पर यूमी को कहते हैं कि घर चलो, सभी लोग तुम्हारा यहाँ पर इंतजार कर रहे, तुम्हारे सभी बड़े बड़े भाई भी। जिसके बाद यूमी मन में कहती कि हाँ हाँ चल लेती हूँ, ऐसे भी आप ही लोग मुझे निकालने वाले हो उस मिनी की वजह से। जिसके बाद वो चली तो जाती है, बट मिस्टर फू मिसेस फू से कहते हैं कि आखिर ये कैसी बेटी हमारी है, अभी तक तो वो यहाँ पर मिनी से मिली भी नहीं है, तो इतनी सारी बातें बोलिए, घर जाने के बाद न जाने क्या कुछ हो जाएगा। तब मिसेस फू यहाँ पर मिस्टर फू को समझाती है कि उन्हें यहाँ पर यूमी को टाइम देना चाहिए और साथ साथ मिनी और यूमी उन दोनों को एक साथ टाइम देना चाहिए, बिकॉज बच्चों के बीच बॉन्डिंग होने में समय लगता है। एंड यहाँ पर वो लोग फाइनली घर पे पहुंच जाते हैं। मिसेस फू यहाँ पर यूमी को बता रही होती है कि मिनी के साथ साथ तुम्हारे तीनों भाई भी एक्साइटेड है और सब ने तुम्हारे लिए गिफ्ट प्रिपेयर कर रखे हैं। यूमी मन में कहने लग जाते कि हाँ हाँ मिनी का स्पेशल गिफ्ट हंगर स्ट्राइक पर जाने का। अब जैसे आप लोगों को पता चलेगा कि मिनी ने हंगर स्ट्राइक रखी है, वो इसलिए बिकॉज वो बेचारी घबराहट हो रही है ताकि यहाँ पर मेरे आने की वजह से आप लोग उसे लव करना बंद ना कर दे, जिसके बाद उस हंगर स्ट्राइक को देखते आप लोग मुझे घर से निकाल देंगे। ये सब कुछ सुनते यहाँ पर अंकल आंटी हैरान थे कि आखिर हम यूमी को घर से क्यों निकालेंगे, और मिनी तो अभी फिलहाल बच्ची है, उसके दिमाग में इतने आइडियाज कैसे आएंगे, वो हंगर स्ट्राइक क्यों ही करेगी और ऐसा क्यों ही सोचेगी कि हम उससे अनलव करना बंद कर देंगे। बट इतने में वहाँ पर ली भाग कर आ जाता है जो कि हंगर स्ट्राइक के बारे में उन्हें बताने लग जाता है। एंड वही दूसरी ओर हम बाकी के दोनों ब्रदर्स को देखते हैं। मिडिल ब्रदर लियो और सबसे छोटा लू दोनों परेशान थे बिकॉज मिनी खाने के लिए रेडी नहीं थी और उसने अपने आप को कमरे के अंदर लॉक करके रखा हुआ था। लेकिन यहाँ पर महारानी मिनी होती है जो कि आराम से बैठकर अपने चिप्स खाए जा रही थी। लू तो यहाँ पर उसे उसके फेवरेट चिप्स, लॉलीपॉप्स एंड चॉकलेट्स की लालच भी देता है, बट वो बाहर आने का नाम ही नहीं लेती। वो कहती कि देखिए अब आप लोग ऐसा एक्ट कीजिए कि जैसे मिनी कभी
एग्जिस्ट ही ना करती हो। मुझे पता है कि मेरे यहाँ रहने की वजह से मेरी सिस्टर कितनी हर्ट होगी। आप लोग मुझे नहीं लव करेंगे चलेगा, पर उसे पूरा लव दीजिए। एंड तब तक यहाँ पर मिस्टर एंड मिसेस फू, यूमी सभी लोग आ जाते हैं, जहाँ पर वो सभी लोग यूमी को तो इग्नोर कर ही देते हैं, लेकिन यूमी के थॉट्स को नहीं। यूमी मन ही मन कह रही होती कि हाँ हाँ ले लो टेंशन जितना लेना है, ऐसे भी वो तो अंदर बैठकर मस्त से चिप्स एंजॉय करिए और ये सब कुछ सिर्फ एक ड्रामा ही है। और ये आवाज सिर्फ अंकल आंटी नहीं बल्कि तीनों ब्रदर्स सुन पा रहे थे। मिस्टर एंड मिसेस वू अपने बच्चों को इशारे कर देते थे ताकि कोई भी यूमी से इस बारे में बात ना करे। ली को तो 100% श्योर होता है कि मिनी ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकती, वो कितनी इनोसेंट एंड प्योर हार्टेड गर्ल है। पर यूमी को 100% पता होता है कि तुम लोग उसे जितना ज्यादा सिंपैथाइज करोगे उतना ज्यादा ड्रामा वो करने वाली है। मिनी यहाँ पर हेडफोन्स लगा देती है एंड आंटी बाहर से यहाँ पर चिल्ला रही होती है कि अगर तुमने दरवाजा ओपन नहीं किया तो दरवाजा तोड़ दिया जाएगा। एंड दरवाजा तोड़ दिया जाता है, जिसके बाद सभी को पता चल जाता है कि मिनी तो सिर्फ हंगर स्ट्राइक का नाटक कर रही थी। एंड यहाँ पर अंकल गुस्सा करने लग जाते हैं कि आखिर तुम हमारे इमोशन के साथ ऐसा क्यों खेलना चाहती हो। यूमी तो यहाँ पर खुश थी बिकॉज फाइनली मिनी का एक सच तो बाहर आया है। एंड मिनी यहाँ पर कंफ्यूज्ड कि आखिर अब वो करे क्या, तो वो यहाँ पर घबराने का नाटक करने लगती है। इतने में वो लोग उसके हाथों को नोटिस करते हैं, साथ साथ टेबल पर रखे चाकू और बैंडेज को भी, जिसे देखकर पास टॉपिक भूलकर अब वो लोग घबराने लगते कि कहीं मिनी ने अपने आप को सेल्फ हर्ट ना कर दिया। और मिनी ने वही किया था। वो एक्सप्लेनेशन दे रही होती है कि वो डर चुकी थी कि यूमी के आते वो सभी लोग उसे भूल जाएंगे एंड सिर्फ यूमी को लव करेंगे और उसे घर से निकाल भी देंगे। ये सब कुछ सुनते यहाँ पर आंटी उसे समझाने ही वाली थी, पर तब तक यूमी अपने मन में कहने लगती है कि कितनी नौटंकीबाज है, इसने तो उस चाकू को छुआ भी नहीं है, ये सब कुछ नाटक है। एंड आंटी जैसे उस पट्टी को ओपन करती है, एक्चुअल में यहाँ पर कोई मार्क नहीं होता। अब तक मिनी झूठी बोलती आ रही थी। अंकल और आंटी मिलकर यहाँ पर मिनी से जवाब मांगने लग जाते कि आखिर उसे यहाँ पर इतना मैनिपुलेटिव होने की क्या ही जरूरत है। एंड तब यहाँ पर वो सिर्फ उन्हें सॉरी बोल पाती है। ली ही होता है जो कि यहाँ पर मिनी का साइड ले रहा था और आज के टॉपिक को भुला देने के लिए कह रहा था। यूमी यहाँ पर सोचती कि हाँ कब ये ड्रामा खत्म होगा और कब मुझे खाने मिलेगा, मैं तो बहुत भूखी हूँ। ये सुनते यहाँ पर लू मिनी को और यूमी को जाकर डाइनिंग टेबल पर बैठने के लिए कह देता है और उन दोनों के जाने के ठीक बाद 5 जन मिलकर यहाँ पर डिस्कशन करने लग जाते यूमी के इनर थॉट्स के बारे में। अब लू के अकॉर्डिंग और लियो के अकॉर्डिंग वो सब कुछ प्रिडिक्ट कर पा रही है, लेकिन यहाँ पर ली और अंकल ऐसा मानते कि जैसे वो बच्ची है तो थोड़े बहुत कोइंसिडेंस हो गए होंगे। लेकिन आंटी यहाँ पर उन्हें एक्सप्लेन करने की कोशिश करती है कि ऑर्फन में यूनी ने बहुत ज़्यादा सहा था और बहुत ज़्यादा सफ़र किया था, लेकिन अब जब वो वापस आ चुकी है तो हमें मेक श्योर करना है कि हम उसे यहाँ पर अपनी आंखों का टुकड़ा बना कर रखें। अब सभी के सभी ये जान लेते कि उन्हें मिनी और यूमी दोनों को इक्वल ट्रीट करना है, ताकि दोनों में से किसी को भी ना लगे कि उनमें से किसी को भी कम प्यार दिया जा रहा है। पर उन सबके जाने के बाद यहाँ पर हम लियो को देखते हैं, जैसे यहाँ पर कुछ ठीक नहीं लग रहा था और उसे अभी भी ऐसा लग रहा था कि जैसे एक्चुअल में यहाँ पर यूमी फ्यूचर प्रिडिक्ट कर सकती है, इसलिए वो उसे एक बार और आजमाना चाहता था। और इसके बाद में यहाँ पर हम लंच का सीन देखते हैं, जहाँ पर तो मिनी का ड्रामा खत्म ही नहीं होता। वो सीट से हटकर यूमी को जगह देना चाहती थी अपने आप को विक्टिमाइज करते हुए, लेकिन यूमी मना कर देती है एंड जाकर मॉम के बाजू में बैठ जाती है। तब आंटी यहाँ पर अपने बड़े बेटे ली को यूमी से इंट्रोड्यूस करवाती है। ली भी यहाँ पर कुछ सामने से यूमी को हाय बोलता है और साथ साथ वादा करता है कि वो लाइफ टाइम उसे प्रोटेक्ट करेगा। वो तो उसे फूड भी सर्व करता है, लेकिन यूमी को पता होता है कि वो तो उसे सबसे ज्यादा हेट करता है। ये सुनकर तो यहाँ पर ली को भरोसा नहीं होता, बिकॉज ली तो अब तक यूमी को हेट कर भी नहीं रहा है। यूमी तो यहाँ पर इतनी ज्यादा सेल्फ अवेयर होती है कि वो ये तक सोच रही थी कि खाने में कहीं पॉइजन तो ना मिला हो। ये सुनते यहाँ पर ली अपना क्रेडिट कार्ड बाहर निकाल कर यूमी को दे देता है, जो कि अनलिमिटेड ब्लैक कार्ड होता है, ताकि यूमी को यहाँ पर भरोसा दिलवा सके कि वो जेन्युइनली यहाँ पर उसकी केयर करता है। यूमी वो कार्ड खुशी खुशी एक्सेप्ट कर लेती है, बिकॉज उसे पता है कि कुछ वीक्स बाद यहाँ पर वो फैमिली बैंकरप्ट होने वाली है और इस कार्ड की मदद से यूमी सर्वाइव कर सकती है। अब बैंकरप्सी वाली बात सुनते ही सभी के सभी शॉक्ड हो जाते हैं।
यूमी यहाँ पर सभी को देखती है एंड कहती है कि आप सभी मुझे ऐसे क्यों घूर रहे हैं। एंड आंटी सभी को इशारे करती है ताकि सभी लोग नॉर्मल फेस बनाकर रखे, ना कि शक वाले। इतने में यहाँ पर यूमी ली को ढेर सारा अच्छा अच्छा फूड ऑफर करती है, मन में ये बोलते हुए कि खा लो, वरना एक वीक बाद तो तुम यहाँ पर जेल में होने वाले हो, जहाँ पर तुम्हें ढंग के खाने भी नहीं मिलेंगे। और ये सुनकर तो यहाँ पर ली अपने टेबल से ही उठ जाता है। यूमी कहते कि आपको क्या हो गया। अंकल यहाँ पर बहाने मांगने लगते हैं कि ली की दांतों में शायद से फिश का कांटा फंस गया होगा। आंटी यहाँ पर टॉपिक को डाइवर्ट करने के लिए अब सेकंड बेटे लियो से इंट्रोड्यूस करवा दिए, जहाँ पर यूमी को लियो के बारे में पता होता है कि वो कितना फेमस मॉडल है, इतना कि लोग तो उसे यहाँ पर मूवीज में भी कास्ट करना चाहते। इससे यहाँ पर वो एक्टिंग के क्लासेस भी शुरू करने वाला है। अब ये सब कुछ सुनकर तो यहाँ पर लियो को अपने आप पर ही प्राउड फील होने लगता है कि मैं हूँ ही इतना हैंडसम। बट यूमी जैसे यहाँ पर बोलती है कि कुछ हफ्तों बाद मिनी उसका शक्ल खराब करने वाली है, यानी कि उसका फेस चलाने वाली है। ये सुनते तो यहाँ पर वो मिनी से घबराने लग जाता है। उन दोनों की बातें सुनकर लू को थोड़ी शांति महसूस होती है कि चलो इन दोनों की लाइफ तो खराब है बट मेरी नहीं है। एंड वो खुद सामने से यहाँ पर यूमी को अपने आप से इंट्रोड्यूस करवा देता है। यूमी उसे देखते ही हक करने लग जाती है। इससे तो यहाँ पर लू को लगता है कि सब कुछ सॉर्टेड है और यूमी उसे बहुत पसंद करती है। लेकिन मन में यहाँ पर यूमी बोल रही थी कि चलो अच्छा है तुम एटलीस्ट जिंदा तो हो। एंड ये सुनकर सबसे बड़ा शौक लू को लगता है कि जिंदा होने से क्या मतलब है, मैं मरने वाला हूँ। एंड ये वाली बात सुनकर बाकी के दोनों ब्रदर्स खुश थे कि एटलीस्ट वो लोग जिंदा तो रहने वाले हैं। वही दूसरी यहाँ पर आंटी बता रही होती है लू के बारे में कि वो कितना सक्सेसफुल है अपने डेटा रिसर्च की थियोरीज में। यूमी मन ही मन कहते कि हाँ उन्हीं थियोरीज की वजह से तो ये मरने वाला है। मिनी यहाँ पर उसके डेटा सीक्रेट्स लीक कर देंगी, जिसके बाद में सारा इंजाम यहाँ पर लू पर लग जाएगा और इतना सब कुछ सहन करते हुए वो बेचारा खुद ही की जान दे बैठेगा। ये सुनकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं। यूमी मन ही मन यही बोल रही थी कि मैंने इस पागल को 9 बार बचाने की कोशिश की है और अब घर वाले यही उम्मीद कर रहे थे कि यूमी इस बार भी उसे बचाने की कोशिश करेगी। लेकिन यूमी कह रही थी कि नहीं, अब मैं थक चुकी हूँ, अब जिसको जो करना है करे, मुझसे कोई मतलब नहीं है। अब सभी लोग यहाँ पर अपना मुंह बंद कर खाना खाना शुरू कर देते। यूमी यहाँ पर टाइम को देखती है और 3 बज रहे थे। अब उसे पता होता है कि अब इसी समय पर कुछ सेकंड्स बाद मिनी खुद सामने से उसे ऑफर करेगी कि वो उसे घर का पूरा टूर देगी, जिसके बाद में यहाँ पर लियो की सनराइज वाली पेंटिंग को बिगाड़ने का सारा इंजाम यहाँ पर वो यूमी पर लगा देगी। ये सब कुछ सुनकर घर वाले हैरान थे, बिकॉज लियो को मॉडलिंग एक्टिंग के साथ साथ पेंटिंग करना भी पसंद है। ये बात अभी तक किसी ने भी यूमी को नहीं बताई थी और ना ही उस पेंटिंग के बारे में, यानी कि सनराइज पेंटिंग के बारे में, जो कि यहाँ पर लियो 3 साल से क्रिएट करता आ रहा था। ली यहाँ पर उन्हें इशारे करता है कि वो सिर्फ बच्ची है, वाइल्ड थॉट्स है, ये सब सच थोड़ी ना होगा। लेकिन तब तक यहाँ पर मिनी सामने से यूमी को घर टूर का ऑफर करती है, जिसके बाद में यहाँ पर यूमी उसके साथ चली जाती है। एंड उन दोनों के जाने के बाद 5 जन मिलकर डिस्कशन करने लग जाते। ली कह रहा था कि नहीं, पॉसिबल ही नहीं है कि मैं एक वीक बाद यहाँ पर प्रिजन में जाने वाला हूँ, आखिर ऐसा कैसे ही होगा। लियो कहते कि देखो, तुम सब बातें मानो या ना मानो, मुझे तो घबराहट हो रही है कि 5 दिन बाद मेरी शक्ल खराब होने वाली है। मैं समझ सकता हूँ कि मैं अब तक मूवीज में आया नहीं हूँ, लेकिन रीबर्थ वाली थियोरी झूठ भी नहीं होती। वही दूसरे यहाँ पर लू होता है, जिसे 110% पता था अपनी थियोरीज की वजह से वो अपनी जान तो नहीं देने वाला। लेकिन अंकल आंटी यही बात बता रहे थे कि यूमी को तो तुम्हारे पेंटिंग के बारे में हमने कुछ बताया भी नहीं और ना ही तुम्हारी डेटा रिसर्च के बारे में, तो उसे सब कुछ कैसे पता होगा। अब उनके पास सिर्फ एक ही पॉइंट था कि अगर यूमी ने अभी अभी जो पेंटिंग के बारे में कहा है वो सच होगा, विच मीन्स ये सब कुछ सच होगा। जहाँ पर तो लू सबसे ज्यादा घबरा रहा था, बिकॉज उसका कॉन्फिडेंस 3 दिन में ही होने वाला है। एंड तब तक यहाँ पर मिनी के चिल्लाने की आवाज आने लगती है कि यूमी तुमने पेंटिंग क्यों खराब की। वही दूसरे यहाँ पर जैसे ही सभी लोग ऊपर की ओर आते हैं, मिनी यहाँ पर सभी को बताने लग जाती है कि गुस्से में आकर जेलिसी के मारे यूमी ने यहाँ पर ब्रदर लियो की पेंटिंग को खराब कर दिया है। अब सभी के सभी यहाँ पर एकदम साइलेंट थे, बिकॉज उन्हें समझ नहीं आ रहा था वो लोग मिनी पर भरोसा करे या फिर यूमी पर भरोसा करे, क्योंकि वो लोग बचपन से यहाँ पर मिनी को पाले पोसे हैं और उनके अकॉर्डिंग मिनी बहुत ही काइंड हार्टेड है, जो कि किसी को ऐसा ब्लेम नहीं कर सकती है।
एंड यहाँ पर मिनी यूमी से कह रही थी कि अगर तुम भैया लियो से माफी मांग लोगी तो वो तुम्हें माफ कर देंगे, लेकिन यूमी मना कर देती है माफी मांगने से बिकॉज यूमी ने यहाँ पर पेंटिंग खराब की ही नहीं है। मिनी कहती कि देखो जैसी वो पर्दा हटेगा सारी सच्चाई बाहर आ जाएगी। यूमी कहते कि इतना वेट करने की क्या ही जरूरत है, मैं खुद ही पर्दा हटा देती हूँ। एंड यहाँ पर रेड कलर के पैचेस उस पर थे भी। मिनी कहती कि देखा अब हो गया मुझ पे भरोसा, यूमी ने इस पेंटिंग को खराब की है। वह दूसरे यहाँ पर ली यूमी को समझा रहा था कि उसे झूठ नहीं बोलना चाहिए और अगर उसने काम किया भी है तो एक्सेप्ट कर कर माफी मांग लेनी चाहिए। एंड जस्ट बिकॉज यहाँ पर यूमी ऑर्फन में रही है इसलिए यहाँ पर ली उससे हर बार जज करता आ रहा है। एंड हमें यहाँ पर फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है बिकॉज यूमी को पहले से पता होता है कि ये सब कुछ मिनी करने वाली है। एंड इससे यूमी को ज्यादा फर्क भी नहीं पड़ता बिकॉज यूमी को ये भी पता होता है कि सभी घर वाले मिलकर उसी का साइड लेंगे एंड यूमी के अगेंस्ट जाकर उसे घर से निकालने की बात करेंगे। लेकिन यहाँ पर वो अपने बड़े भाई के उस प्यार को जानती है जो प्यार यहाँ पर वो उस पेंटिंग के लिए करता है, तो सिर्फ इस वजह से वो अपने डम ब्रदर के लिए उसकी कैनवास पेंटिंग एक्सचेंज कर देती है एक दूसरे पेंटिंग के साथ में जो कि उसी का एक वर्जन होता है। एंड यहाँ पर कुछ समय बाद मिनी आती है जो कि उस वर्जन सेकेंड वाली पेंटिंग को डिस्ट्रॉय करती है और जो ओरिजिनल वाली पेंटिंग होती है वो तो वहीं की वहीं थी। एंड हम यहाँ पर प्रेजेंट में आते हैं और जैसे यहाँ पर लियो उस पेंटिंग को देखता है उसे बहुत खुशी मिलती है, बट उसे एक बात समझ नहीं आती कि यूमी अभी अभी यहाँ पर आई हुई है तो फिर यूमी को ये कैसे पता कि ये पेंटिंग यहाँ पर लियो की सबसे फेवरेट पेंटिंग है। वही दोस्तों यहाँ पर यूमी कहते हैं कि देखो बस पता है तो पता है, ऐसे समझो कि जैसे मुझे सब कुछ पता है। एंड यहाँ पर रही बात मेरी तुम्हारी, तो तुम्हें नहीं लगता कि अब तुम्हें यहाँ पर माफ़ी मांगनी चाहिए इस गलती के लिए बिकॉज मैंने तो यहाँ पर कोई भी पेंटिंग डिस्ट्रॉय नहीं की है। जिसके बाद में यहाँ पर मेरी चली जाती है मॉम के पास सभी को समझाते हुए कि प्लीज़ मुझसे तो बस मिस्टेक हुई है, मैंने यहाँ पर जानबूझकर कुछ भी नहीं किया। ली भी यहाँ पर यूमी को ये समझाते कि वो तुम्हारी सिस्टर ही है, तुम्हें उसे माफ़ कर देना चाहिए। एंड ये सब कुछ यहाँ पर यूमी ने एक्सपेक्ट किया ही था क्योंकि अत्याचार तो वो लोग सिर्फ यूमी के साथ कर सकते हैं। एंड हमें यहाँ पर फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जो गलती यूमी ने की भी नहीं थी उस चीज़ के लिए यहाँ पर उसने कहा भी था कि गलती से हो गई है, पर उस चीज़ के लिए जबरदस्ती ली ने यहाँ पर यूमी से माफ़ी मंगवाई थी। वही दोस्तों यहाँ पर यूमी मन ही मन कह रहे थे कि बस हो गया और फिर जाना ही ठीक होगा, यहाँ रहकर तो घर वालों के साथ साथ मैं भी पागल बन जाऊंगी और इनके साथ साथ मैं अपने आप को डिस्ट्रॉय नहीं करना चाहती। ये सुनते यहाँ तक कि ली, मॉम, डैड और सभी लोग मिनी से कहते यूमी से माफी मांगने के लिए जो कि मिनी को मांगनी नहीं थी। और यूमी यहाँ पर हैरान हो जाती कि क्या मैंने इस बार रीबर्थ किसी पैरेलल यूनिवर्स की सेम फैमिली में ले लिया बिकॉज ये सभी मेरे साइड क्यों है। एंड ये सुनकर यहाँ पर आंटी को रिलीफ महसूस होता है कि अब मेरी बेटी को समझ आएगा कि हम उससे भी प्यार करते हैं और उससे भी सपोर्ट करते हैं। लेकिन यूमी का फिक्स था कि वो अपने आप को वापस उस दलदल में नहीं डाल सकती और अपने आप को सैड नहीं कर सकती, इसलिए रहकर सब कुछ देखने से बेहतर है कि वो अभी ही चले जाए। लेकिन तुरंत यहाँ पर सभी घर वाले उसे रोकने लग जाते हैं, रुकने के लिए कहते। लू यूमी से कहते कि तुम्हें पता है मैंने तुम्हारे लिए ढेर सारे न्यू क्लोथ्स ला रखे, क्या तुम उन क्लोथ्स को देखना नहीं चाहोगी। और कपड़ों के लालच में आकर यूमी हाँ कह देती है एंड सोचते कि कुछ दिनों के लिए तो वो रह ही सकती है। एंड जैसे यहाँ पर लोग उस कमरे में जाते वहाँ पर ढेर सारे ड्रेसेस होते जो कि स्पेशली सिर्फ और सिर्फ यूमी के लिए प्रिपेयर किए गए थे। यूमी को इनमें से एक ड्रेस यहाँ पर बहुत पसंद आती है तो फिर आंटी उसे चेंजिंग रूम भेज देती है ताकि वो ड्रेस यहाँ पर यूमी पहन कर आए और एकदम प्रिंसेस जैसे लगे। एंड यूमी के जाने के बाद मिनी से दूर रहकर बाजू का डिस्कशन वापस से शुरू हो जाता है। लियो को अब 100% श्योर था कि यूमी फ्यूचर प्रेडिक्ट कर सकती है, बट ली के अकॉर्डिंग यहाँ पर यूमी ने शायद से ऑर्फन में कुछ ज्यादा ही ड्रामास देखे थे टीवी में, इस वजह से यहाँ पर उसके वाइल्ड थॉट्स है और कुछ भी नहीं और बस कोइंसिडेंटली चीजें एक हाथ हो चुकी होंगी। लेकिन यहाँ पर आंटी उन्हें एक्सप्लेन कर रही थी कि देखो जो कुछ भी हो हम यहाँ पर इनजस्टिस होने नहीं दे सकते। लियो यहाँ पर ली से जवाब मांग रहा था कि चलो हम मान लेते कि वो उसके सिर्फ वाइल्ड थॉट्स और वो बस ऐसा सोच रही है, लेकिन तुम उस पेंटिंग के बारे में क्या कहोगे जो पेंटिंग के बारे में सिर्फ और सिर्फ हमारे घर वालों को पता था। हम में से किसी ने भी यूमी को उस पेंटिंग के बारे में कोई बात नहीं बताई। एंड बेचारा लू
जो कि सबसे ज्यादा घबरा रहा होता है बिकॉज 3 दिन में उसकी मौत जो होने वाली है। वो उनसे कहता है कि देखो, जो भी डिसाइड करना है प्लीज थोड़ा जल्दी करो, मेरी लाइफ का सवाल है। तुम दोनों तो जेल में रहकर और स्कार के साथ अपनी जिंदगी जी लोगे, लेकिन मेरा क्या होगा? अंकल यहाँ पर कहते कि देखो, हम ऐसा सिर्फ सोच कर या फिर युमी के मन की बातों को सुनकर कोई भी डिसीजन नहीं ले सकते, बल्कि यहाँ पर मिनी भी बचपन से हमारे साथ रही है, हमने उसे बचपन से देखा है और हम जहाँ तक उसे जानते वो वैसी नहीं है। तो हो सकता है कि जेलसी की वजह से ये सब कुछ हो रहा हो, लेकिन हम यहाँ पर एक और मौका देकर देखेंगे। उसके बाद अगर चीज़ें रिपीट होती है तो शायद से हमें डिसीजन ले लेना होगा। एंड तब तक यहाँ पर बाहर युमी रेडी होकर आ जाती है, जहाँ पर सभी लोग उसे देखकर उसकी तारीफ करने लगते हैं। एंड सोफा पर बैठी मिनी को बहुत गुस्सा आ रहा था बिकॉज सारा अटेंशन जो युमी को मिल रहा होता है। वहीं दोस्तों यहाँ पर मिनी आकर युमी से कहने लग जाती कि प्लीज मुझे माफ कर दो, मैं तुमसे हेट बिल्कुल नहीं करती, मैं तो बस अपनी भैया की पेंटिंग को बचाना चाहती थी। एंड ये सब कुछ देखकर यहाँ पर युमी को पता होता है कि जितनी ज्यादा बुरी यहाँ पर मिनी है उससे ज्यादा वर्ष यहाँ पर मिनी के पेरेंट्स है। और ये सुनकर सभी लोग शॉक्ड हो जाते हैं कि मिनी को उनके पेरेंट्स के बारे में अच्छे से पता है। एंड हमें यहाँ पर बताया जाता है कि किस तरीके से वो दो स्टाफ जो कि इसी घर में काम करते आ रहे हैं वही एक्चुअल में यहाँ पर मिनी के पेरेंट्स होते हैं। एंड उनके कहने पर मिनी ये सब कुछ कर रही है और उन्हीं की वजह से मिनी इस तरीके से बनी है। अब सभी के सभी घर वाले एक साथ बैठे होते। युमी आइसक्रीम खाते खाते यहाँ पर फैमिली की डिस्ट्रॉयड स्टोरी मन में बोले जा रही थी, जिसे सुनकर सभी को डर लग रहा था। एंड वो तो ये भी बताती है कि बैंक करप्सी होने के बाद में उसके डैड यहाँ पर जिंदगी भर के लिए डिसेबल होकर बेड पे पड़े रहेंगे और बेचारी उसकी मम्मा को अलग अलग रेस्टोरेंट में एज अ पार्ट टाइम जॉब डिशेस सर्व करने पड़ेंगे और ये आइसक्रीम मुझे वापस कभी खाने नहीं मिलेगा। ये सोचकर वो फटाफट आइसक्रीम खाने लग जाती है। अब वही दूसरे अंकल आंटी इसी बारे में सोच रहे थे कि आखिर मिनी के बायोलॉजिकल मॉम डैड कौन हो सकते हैं एंड वो कहाँ पर है, जहाँ पर उन्हें उनका पता लगाना होगा, वरना यहाँ पर तो फू फैमिली का नाम ही खत्म हो जाएगा। एंड इतने में यहाँ पर मिस्टर एंड मिसेस वैंग को बुलाया जाता है, यानी कि मिसेस वैंग जो कि यहाँ पर 30 सालों से इसी घर पर काम करती आ रही है। एंड यहाँ पर वो सारे का सारा सामान को अच्छे से ऑर्गेनाइज भी करती है। उसी के साथ मिस्टर वैंग वो पर्सन होते हैं जो कि यहाँ पर शेफ है और बहुत पहले से खाना बनाते आ रहे, जहाँ पर उनके तीनों बेटों ने भी उनका हाथ का खाना खाया अपने बचपन में। वो लोग यहाँ पर युमी को यही समझाते कि ये दोनों उनके परिवार जैसे, इसलिए युमी भी उन्हें अपना परिवार माने। इतने में वहाँ पर मिसेस वैन चली जाती है मिसेस फू का शोल्डर दबाने, यानी कि उन्हें मसाज देने। और तब यहाँ पर युमी मनी मन कह रही होती कि मैं क्यों इन्हें फैमिली मानूं, खुद मानो, मुझे किसी फैमिली में इन्वॉल्व नहीं होना। एंड कौन सी फैमिली जो कि यहाँ पर एक ही दूसरे को डिस्ट्रॉय कर दे, और न जाने इन्हें कब पता चलेगा कि ये ही मिनी के रियल मॉम डैड है। ये सुनते सभी के सभी खड़े हो जाते हैं शॉक में। स्टाफ यहाँ पे पूछने लग जाते हैं कि आप लोगों को अचानक से क्या हो गया। एंड वो लोग यहाँ पर बहाने मारते हैं कि शायद से सोफा के अंदर बेड बगा चुका है, यूं भी डर के मारे उठ जाती है। एंड तब यहाँ पर अंकल आंटी को डाउट होने लगता है कि व्हाट इफ यहाँ पर बचपन में हॉस्पिटल के नहीं बल्कि यहाँ पर मिनी के मॉम डैड की वजह से बच्चे एक्सचेंज हुए हो। वही दूसरे यहाँ पर वो लोग मिस्टर एंड मिसेस वैन को वहाँ से जाने के लिए कह देते हैं। दोनों बच्चे यहाँ पर दूर चले जाते हैं, जहाँ पर एक बार फिर से डिस्कशन शुरू हो जाता है। एंड अंकल आंटी को तो इस बार लग रहा था कि सचमुच यहाँ पर यूमी बहुत ज्यादा टीवी देखती है, इसलिए उसके अंदर ड्रामे के सिर्फ प्लॉट्स आते हैं, वरना मिस्टर एंड मिसेस वैंग कितने सालों से उनके पास काम करते आ रहे। अगर उन्हें ऐसा कुछ करना होता तो वो लोग बहुत पहले कर चुके होते, उन्होंने यहाँ पर 30 साल इंतजार नहीं किए होते। एंड इस बार यहाँ पर वो इस बात को एक्सेप्ट कर लेते हैं कि यूमी के दिमाग में सिर्फ और सिर्फ टेलीविजन ड्रामास की प्लॉट ट्विस्टिंग चल रही है और कुछ भी नहीं। जैसे वहाँ पर यूमी भागकर आती है, वैसे यहाँ पर वो लोग यूमी को बताते हैं कि एक एक कर यहाँ पर यूमी सबके साथ टाइम स्पेंड करने वाली है। और सबसे आगे यहाँ पर लियो आ जाता है, ये बोलते हुए कि आइडिया मेरा था तो सबसे पहला दिन भी यहाँ पर यूमी मेरे साथ स्पेंड करेगी। यूमी चाहती तो नहीं थी, लेकिन सोचते कि ठीक है रह लेती हूँ। एंड मन ही मन बोल रही थी कि देखना कितना मजा आने वाला है ब्रदर लियो के साथ में रहकर, उनकी लाइफ तो कितनी फन है। ये सुनकर लियो को लग रहा था कि उसकी लाइफ बहुत ही ज्यादा मजेदार है, बहुत ही एक्साइटिंग है, लेकिन आगे की बातें सुनकर उसके तो होश उड़ जाते हैं, जहाँ पर यूमी बता रही होती है कि लियो की गर्लफ्रेंड प्रेग्नेंट है। ये सुनकर सभी खुश हो जाते, बट जैसे यहाँ पर यूमी ये कहती है कि वो बेबी
लियो को नहीं बल्कि किसी और को बिलोंग करता है। ये सुनकर सबके होश उड़ जाते हैं। लियो को तो यहाँ पर बिलीव ही नहीं हो रहा था कि उसकी गर्लफ्रेंड उस पर चीट कर सकती है। वही दूसरी धीमी आवाज में आंटी यहाँ पर लियो को समझाते कि देखो, अभी अभी हमने यहाँ पर डिसाइड किया है कि युमी की बातों पर ज्यादा भरोसा नहीं करना है, इसलिए ज्यादा मत सोचो। वो तुमसे बहुत लव करती, इनफैक्ट तुम्हारी तो यहाँ पर शादी भी होने वाली है। लियो यहाँ पर कहने लग जाते कि सही कहा माँ, मेरी गर्लफ्रेंड मुझसे बहुत प्यार करती है और हम तो यहाँ पर शादी भी करने वाले। ये बात यहाँ पर युमी सुन लेती है और मन ही मन कहती कि हाँ हाँ, शादी शादी क्या करेगी, वो तुमसे प्यार व्यार कुछ नहीं करती। वो तो सिर्फ यहाँ पर इसलिए तुम्हारे साथ है बिकॉज तुम उसके बेबी को और उसके हस्बैंड को फ्री फंडिंग जो दे रहे हो। और न जाने तुम्हारा क्या होगा जब तुम्हें पता चलेगा कि उसका बॉयफ्रेंड स्लैश हस्बैंड कोई और नहीं बल्कि वही है जो कि यहाँ पे मिनी का असली ब्रदर है। और ये सुनकर तो लियो के पैरों की जमीन ही खिसक जाती है। सभी उसे उठाकर सोफा पर बैठाने लग जाते हैं। पर उनमें से किसी को ये समझ नहीं आ रहा था कि अगर उसकी गर्लफ्रेंड प्रेग्नेंट है तो अब तक ये बात यहाँ पर उसने लियो को बताई क्यों नहीं है। एंड इतने में गर्लफ्रेंड का कॉल आने लग जाता है। युमी को तो यहाँ पर ये भी पता होता है कि एट द मोमेंट वो लड़की अपने ही बॉयफ्रेंड के साथ में, और अगर वहाँ पर चला जाए लियो तो सारा का सारा सच उसकी आंखों के सामने आ जाएगा। ये सुनते यहाँ पर लियो वहाँ से भाग जाता है। युमी कहती है कि इतना खुश है कि वो उसे पर्सनली मिलने जा रहा है, तो वो भी उसके पीछे पीछे जाती है और सभी घर वाले भी चले जाते हैं। बस जाने से पहले यहाँ पर ली मिनी को घर पर ही रुकने के लिए कहता है। वही जैसे यहाँ पर आंटी को और पता चलता है वहाँ पर जा रहे तो वो तुरंत ही यहाँ पर अपने बेटे को कॉल लगाने लग जाती है। लेकिन उनका बेटा तो यहाँ पर अपनी गर्लफ्रेंड के साथ मजे कर रहा था। वो लोग बहुत ज्यादा खुश एंड एक्साइटेड थे बिकॉज यहाँ पर एंटायर फू फैमिली के पास जो कुछ भी है वो सब कुछ यहाँ पर अब उनके परिवार के पास जो आने वाला है। एंड हम देखते हैं वो परिवार को जो कि वहाँ पर पहुंच जाते हैं। अब युमी को पता है कि लियो ऊपर जाएगा तो झगड़े तो होंगे ही। एंड यहाँ पर वो उससे बड़ा सा स्टिक दे देती है ताकि सिर्फ वोकल फाइट नहीं फिजिकल फाइट को भी वो यहाँ पर इंजॉय कर सके। आंटी उनके हाथों से वो स्टिक लेकर रख देती है एंड सभी बाद में उस दरवाजे के सामने आ जाते हैं। एंड यहाँ पर वो लड़की दरवाजा खोलने में कुछ ज्यादा ही टाइम लगा रही होती है जिससे यहाँ पर सभी का शक और ज्यादा बढ़ जाता है। एंड फिर हम यहाँ पर देखते हैं लियो की गर्लफ्रेंड मिया को जो कि दरवाजा खोलती है एंड पूरे फू परिवार को देखकर घबराने लग जाती है। उसे समझ आ जाता है कि शायद से उन्हें डाउट हो गया होगा एंड इस वजह से यहाँ पर जी भी जल्दी ही छुप जाता है। अब तुरंत ही यहाँ पर लियो यहाँ बात ढूंढना शुरू करता है पर उसे कोई नहीं नजर आता तो वो मिया को सारी सच्चाई बताने के लिए कह देता है। बट मिया अभी भी यहाँ पर प्रिटेंड कर रही थी कि जैसे उसे कुछ पता ही ना हो कि क्या चल रहा है। एंड यहाँ पर एक और स्लीप बाहर आ जाती है जो कि ऑफ कोर्स मेन की होती है। अब युमी खुद से चेक करना चाहती थी बिकॉज उसे पता होता है कि आखिर जी कहाँ पर छुपा है, लेकिन जानबूझकर वो अलग अलग जगह पर हाइड एंड सीक खेलती है ताकि हर बार जी के अंदर का जो डर है वो बढ़ता चला जाए। और इनके इसी हाइड एंड सीक के गेम में यहाँ पर फाइनली युमी उसी जगह पर चली जाती है यानी कि उस वार्डरोब में जहाँ पर जी छुपा हुआ है। पर तब तक सामने मिया आ जाती है एंड वहाँ जाने से मना करने लगती युमी को समझाते हुए कि वहाँ पर उसके पर्सनल स्टफ रखे हुए जो कि युमी नहीं देख सकती है। युमी कहती कि कौन सा पर्सनल स्टफ है, उसी पर्सनल स्टफ को तो हम यहाँ पर ढूंढने के लिए आए हैं। एंड तब यहाँ पर लियो का शक भी बढ़ जाता है। बट जैसे वो लोग यहाँ पर आगे बढ़े उसके पहले ही वहाँ पर मिसेस वैन मिनी को लेकर आ जाती है एंड सभी को कहने लगती है कि इन इमरजेंसी है, मिनी को कुछ तो हुआ है। मिनी तब यहाँ पर बताने लग जाती है कि उसे ठीक बिल्कुल नहीं लग रहा, उसे बहुत ही वियर्ड एंड वीकनेस सा फील हो रहा है। एंड ये सुनते ही अंकल यहाँ पर मिनी को उठा लेते ताकि वो लोग उसे हॉस्पिटल लेकर जाए। बट युमी मन में कहने लग जाते कि बस कुछ ही सेकेंड्स की देरी थी वरना आज तो यहाँ पर जी पकड़ा जाता। और ऐसे भी ये सब कुछ यहाँ पर मिसेस वैन और मिनी का ड्रामा है। अगर सचमुच मिनी को कुछ हुआ होता तो मिसेस वैन उसे लेकर सीधा हॉस्पिटल चली गई होती, ना कि यहाँ पर आई होती। अभी तो फिलहाल यहाँ पर वो अपने बेटे की नाक बचाना चाहती हैं। एंड ये सुनते लियो तुरंत चला जाता है उस क्लोजेट की ओर और जैसे वो पर्दा हटाता है जी बाहर ही गिर जाता है। लू तो तुरंत ही वहाँ पर आकर युमी आंखें बंद करा था पर युमी उसे हटाती है एंड सोचती कि अब मजा आएगा ना, इसी चीज के तो मैं यहाँ तक आई थी ताकि फाइनली सबकी सच्चाई बाहर आ जाए।
अब यहाँ पर लियो क्वेश्चन करने लग जाता है जी से भी और मिया से भी कि आखिर ये पर्सन है कौन। तो मिया ऐसा बता देती है कि वो मेरा दोस्त है। मन ही मन यहाँ पर यूमी कह रही थी कि ऐसा कौन सा दोस्त जिसे छुपा कर रखना हो। एंड साफ साफ नजर आ रहा था कि जी यहाँ पर टॉवल में, ये कैसा दोस्त है जो कि टॉवल में घूमता रहता है। तो फिर उसका शक और बढ़ जाता है। मिसेस वैन बीच में आकर समझाती हैं कि देखिए आपको यहाँ पर मिसेस मिया पर शक नहीं करना चाहिए, 5 साल से आपके साथ में है, आखिर वो आप पर कैसे चीट कर सकती हैं। लेकिन यहाँ पर यूमी को पता होता है कि हाँ अपने बेटे को तो आप बचाएंगी। तो फिर यहाँ पर बोलने लगती है कि मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि ये अंकल ये भैया सिर्फ आपकी तरह नजर आ रहे हैं और साथ साथ इनका फेस कुछ कुछ मिनी के जैसे भी मैच हो रहा है। आंटी और जी दोनों इस बातों से यहाँ पर तुरंत ही डिनाई कर देते। यूमी कहते कि अरे मैं तो सिर्फ यहाँ पर पूछ रही थी, आप दोनों इतना नर्वस क्यों हो रहे हो। लियो तुरंत ही वहाँ पर गार्ड्स को बुलाता है एंड यहाँ पर वो उन दोनों के खिलाफ सारी इन्वेस्टिगेशन करने के लिए कह देता है। उसी के साथ साथ वो मिया के साथ में अपनी एंगेजमेंट भी तोड़ देता है एंड ये भी कहता है कि अब सिर्फ वो उसकी शक्ल तक नहीं देखेगा। इतने में वहाँ पर मिनी आ जाती है अपने सो कॉल्ड ब्रदर जी को बचाने के लिए। वो लियो से कहते कि प्लीज ये भैया बहुत पिटीफुल लग रहे हैं, उन्हें ऐसी सजा तो मत दो। एंड ये देखकर यूमी मन ही मन कहते कि अब तो घर वालों को अक्ल आ जानी चाहिए, इतना सब कुछ होने पर भी मैंने को सिर्फ अपनों की पड़ी है, ना कि उनकी जिससे उसे पाला पोसा है। एंड ये सुनकर यहाँ पर अंकल बहुत डिसअपॉइंटेड हो जाते हैं मिनी में। वो उसे कहने लग जाते कि इस इंसान ने तुम्हारे भाई को हर्ट किया लेकिन तुम उसके साथ दे रही हो। और ये सुनकर मिसेस वैन कहने लगती है कि नहीं मिस्टर फू आप गलत समझ रहे हैं, बीबी मिनी शुरुआत से बहुत काइंड हार्टेड रही हैं, उनका ये मतलब नहीं था मैं उन्हें हॉस्पिटल लेकर जाती वरना उनका बुखार बढ़ जाएगा। ऐसा कहकर तो वहाँ से वो भागी जाती है। एंड हम यहाँ पर एंटायर फुल फैमिली को देखते जो कि घर बैठकर इसी बारे में डिस्कशन कर रहे थे। ये सारी की सारी बातें यहाँ पर मिस्टर वैन सुन लेते एंड उन्हें समझ आ जाता है कि अब कुछ छुपाकर मतलब नहीं है। तो वो यहाँ पर खुद ब खुद निकल लेते एंड दूसरी फू फैमिली होती है जहाँ पर मिस्टर फू बॉडीगार्ड्स को ऑर्डर्स देते कि पूरा का पूरा वैन परिवार यहाँ से कहीं नहीं जाना चाहिए। लेकिन कुछ समय बाद बॉडीगार्ड्स भाग कर जाते एंड बताते कि सभी के सभी गायब है। एंड वही दूसरे बाद में यहाँ पर वो तुरंत ही पूरे के पूरे वैन परिवार को ढूंढने के लिए कह देता है। वैन परिवार यहाँ पर एक बहुत ही छोटे से होटल में रह रहा था जहाँ पर परिवार फू उन्हें ढूंढ ही ना सके। एंड यहाँ पर मिसेस जान न्यूज़ चैनल में वो पेटेंट का न्यूज़ देख रही थी। उन्हें पता होता है कि अगर इस फॉर्मूला को वो लोग चुरा लेते हैं तो फिर यहाँ पर उन्हें तो फू परिवार की मदद की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी और इन सब के बाद फू परिवार उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। एंड यहाँ पर मिनी को पता होता है कि आखिर वो चीज़ कहाँ पर छुपी हुई है, कौन से कमरे में, कौन से ड्रॉवर में। ये बात वो अपने मॉम डैड को बताती है तो अंकल आंटी यहाँ पर तय कर लेते कि रात होते वो लोग चोरी करने के लिए निकल जाएंगे। एंड फिर हम यहाँ पर नेक्स्ट डे का सीन देखते जहाँ पर तो बिना ब्रेकफास्ट किया जा रहा था क्योंकि उसका न्यू लॉन्च जो होने वाला है और ये जो न्यू लॉन्च प्रोजेक्ट है वही वो प्रोजेक्ट है जिसके पीछे यहाँ पर वैन फैमिली पढ़ने वाली है। लेकिन लॉन्च के बारे में सुनते ही यहाँ पर यूमी को याद आ जाता है कि आज की रात ही यहाँ पर वैन परिवार वाले हमारे घर पर आग लगाने वाले उस प्रोजेक्ट की चीजों को चुराने के लिए। और आज ही के दिन यहाँ पर बेचारे लियो का जो फेस है वो जल जाने वाला है। उसी के साथ कुछ दिनों बाद ले चला जाएगा यहाँ पर जेल में। ये सब कुछ सुनते यहाँ पर सभी लोग शॉक हो जाते हैं एंड यहाँ पर बिल्कुल भी हमारी यूमी जलना नहीं चाहती थी, इसलिए वो मॉम से रिक्वेस्ट करती है कि क्या वो कुछ दिनों के लिए ऑफन जा सकती है। बट आंटी यहाँ पर डिनाई कर देती है ये कहते हुए कि तो वहाँ पर तुम्हारा कोई दोस्त भी नहीं है। यूमी कहती कि माँ प्लीज मुझे बहुत याद आ रही है ऑफन की, मैं बस 3-4 दिनों में वापस आ जाऊंगी। लेकिन आंटी मना कर देती है एंड बहाना मारती है कि वहाँ का रिकंस्ट्रक्शन हो रहा है। इतने में यहाँ पर यूमी सोचती कि ठीक है ऑर्फन नहीं तो मैं हॉस्पिटल रह सकती हूँ। तो वो पेट दर्द का बहाना करती है बट लू से रोकता है एंड कहता है कि कहीं जाने की जरूरत नहीं है, डॉक्टर खुद घर पर चलकर आ जाएंगे, तुम घर पर ही आराम करो। ये देखकर तो यहाँ पर उसका पेट दर्द भी गायब हो जाता है एंड यूमी को समझ नहीं आता कि आखिर वो क्या करे। एंड जानबूझकर सभी घर वाले उसे घर रख रहे थे ताकि यूमी एक बार फिर से उनका फेट बदलने की कोशिश करे, अपने आप को बचाने के चक्कर में उन सब को बचाए। यूमी अंकल से पूछती भी है कि आखिर डैडी फायर स्टेशन यहाँ से कितना दूर है। तब वो बताते कि 10 मिनट, लेकिन 10 मिनट भी बहुत ज़्यादा हो जाते हैं फायर के टाइम पे। इसलिए यूमी यहाँ पर ठान लेती है कि वो अपने आप को जलने बिल्कुल नहीं देगी।
और ये सुनकर एंटायर फैमिली खुश हो जाते बिकॉज सभी के सभी जो बचने वाले हैं। एंड यहाँ पर वो कार्टून देखना शुरू कर देती है जिसमें बताया जाता है कि किस तरीके से फायर इमरजेंसी के समय में क्या किया जाता है। ली और लूता भी यहाँ पर डाउट करने लगते हैं कि यहाँ पर हमारी यूमी हमें सेव भी कर पाएगी या फिर नहीं। एंड इतने में यहाँ पर यूमी के सारे कपड़े भी आ जाते हैं फायर से टैकल करने के लिए। ये सब कुछ देखकर तो घर वालों ने एक्सपेक्ट किया था कि उनके लिए भी कुछ होगा। यूमी कहती कि क्यों, आप सब तो एडल्ट्स हैं, मैं तो बच्ची हूँ ना, मुझे तो इन सभी चीजों की जरूरत ही पड़ेगी। एंड यहाँ पर अंकल सामने आकर कहते कि ठीक है, अगर यूमी कह रही है तो हमें यहाँ पर सेफ्टी के सारे हैजर्ड्स फॉलो करने होंगे। यूमी मन ही मन बोलते कि बहुत जल्दी इनकी आंखें खुल रही है बिकॉज 5 मिनट में एंटायर घर यहाँ पर जलने वाला है। जिसे सुनते यहाँ पर सबसे पहले सभी के सभी भागना शुरू कर देते एंड सेफली सभी लोग एग्जिट कर पाते। सभी यहाँ पर मन ही मन यूमी को बहुत थैंक यू बोले थे बिकॉज अगर वो लोग यूमी की मन की बात नहीं सुन पाते तो आज यहाँ पर वो लोग सेफ नहीं रह पाते। इसलिए वो लोग यहाँ पर यूमी को सामने से भी थैंक यू बोलते हैं। यूमी कहते कि चलो अच्छी बात है कि प्रीवियस लाइफ्स की तरह इस बार यहाँ पर सभी के सभी डम नहीं बल्कि स्मार्ट है। लेकिन क्या फायदा, बैंक करप्ट तो ऐसे भी होने वाले बिकॉज यहाँ पर जो प्रोजेक्ट का फॉर्मूला है मिस्टर एंड मिसेस वैन चुरा ही लेंगे। एंड एक्चुअल में यहाँ पर मिनी के मॉम उसे चुरा कर कब का जा चुके थे। पूरा वो परिवार घर के अंदर भाग जाता है उस फ्लैश ड्राइव को देखने के लिए और वो ड्राइव वहाँ पर होती नहीं है। मनी मन यूं में कह रही होती कि सचमुच ये लोग स्मार्ट तो है लेकिन मुझसे ज्यादा नहीं। वो तो शुक्र है मेरे कि मैंने यहाँ पर फ्लैश ड्राइव को एक्सचेंज कर दिया था जहाँ पर हमें फ्लैशबैक का सीन भी दिखाया जाता है। पर फिलहाल यहाँ पर यूमी वो फ्लैश ड्राइव उन्हें नहीं देगी बिकॉज उसे पता है अगर मिनी के मॉम डैड को पता चला कि उनके पास फेक है तो वो लोग एक और मौका ढूंढ लेंगे उस ड्राइव को पाने का। इसलिए जब तक ड्राइव यहाँ पर यूमी के पास है तब तक सेफ है एंड लॉन्च वाले दिन ही वो सीधा यहाँ पर फ्लैश ड्राइव देगी। एंड वही दूसरी ओर घर वाले घबराने का ड्रामा शुरू कर देते ताकि उन्हें भी तो समझे कि यूमी को पता ना चल सके कि उन्हें सब कुछ पता है। एंड हम यहाँ पर देखते मिनी के मॉम डैड को जो कि उस फ्लैश ड्राइव को लेकर यहाँ पर चले जाते मिस्टर नोलन के पास में। एंड मिस्टर नोलन कोई और नहीं बल्कि यहाँ पर वो परिवार का एनिमी होता है जो कि हर बार उनसे आगे बढ़ने की कोशिश करता है और उन्हें नीचे गिराने की, जो कि अब तक वो कर नहीं पाया। बट इस फ्लैश ड्राइव के बदले यहाँ पर वो मिनी के मॉम डैड के साथ में डील बना लेता है। एंड फाइनली यहाँ पर लॉन्च वाला दिन आ ही जाता है जहाँ पर वैन परिवार और वो मिस्टर नोलन बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड एंड खुश थे। इनफैक्ट जैसे यहाँ पर वो परिवार की एंट्री होती है नोलन वहाँ पर जाकर उन्हें चुनौती भी देता है और साथ साथ वार्निंग भी। लेकिन यहाँ पर एंटायर वो परिवार एकदम रिलैक्स था। ये देखकर तो यहाँ पर यूमी को टेंशन होने लगती है कि पेन ड्राइव तो मेरे पास है तो ये लोग इतने शांति से क्यों खड़े, क्या इन्हें डर नहीं है कि इनका आज यहाँ पर आखिरी दिन भी हो सकता है। वही दूसरी ओर सभी लोग बैठ जाते हैं एंड ली उसी समय स्टेज पर जाकर अपने लॉन्च के बारे में सभी को इंट्रोड्यूस करवाता है। बट इसके पहले कि यहाँ पर वो आगे कुछ बोल सकते हैं तब तक वहाँ पर स्टेज पर नोलन आ जाता है जो कि बता रहा होता है कि उसने एक्चुअली यहाँ पर रियल सीक्रेट फॉर्मूला ढूंढ निकाला है जो कि सिर्फ यहाँ पर उसके पास ही है। एंड तब सामने से यहाँ पर मिनी खुद ब खुद ही वो परिवार पर गिव अप कर देती है और अंकल आंटी से कह रही थी कि मॉम डैड अभी भी टाइम है, आप चाहे तो मुझसे माफी मांग सकते। ये सब कुछ देखकर यूमी हैरान थी कि मिनी तो प्रीवियस लाइफ्स में कितना ज्यादा मेक श्योर करती थी कि वो हमेशा उनके सामने अच्छी बनकर रहे, लेकिन इस लाइफ में तो यहाँ पर उसे लगता है फर्क ही नहीं पड़ रहा। बट यहाँ पर मिसेस वू मिनी को उन्हें मॉम डैड बुलाने से मना करने लग जाती है बिकॉज यहाँ पर वो लोग कोई फैमिली नहीं है। इतने में यहाँ पर नोलन अपने इस प्रेजेंटेशन को चालू करता है जिसे देखकर तो सभी के सभी गेस्ट का दिमाग खराब हो जाता है। वह सभी के सभी गुस्सा हो जाते हैं कि हमारा समय क्या तुम्हें यहाँ पर बर्बाद करने के लिए नजर आता है, बिकॉज यहाँ पर उस प्रेजेंटेशन में लॉन्च के रिगार्डिंग कुछ भी नहीं होता है, सिर्फ और सिर्फ कार्टून चल रहे थे। एंड ये सब कुछ देखते ही यहाँ पर तो नोलन सबसे पहले वैन परिवार को ही गिरफ्तार करवा लेता है एंड गुस्से में वहां से जाने लग जाता है। बट यहाँ पर मिस्टर फू नोलन को रोकते एंड कहते कि मेरे बेटे का प्रीशियस लॉन्च भी नहीं देख कर जाओगे, थोड़ा रुक जाओ बेहतर होगा। एंड तब तो यहाँ पर उसे मिर्ची लगने लग जाती है। इतने में यहाँ पर यूमी सोचती कि इन घर वालों का कुछ नहीं हो सकता, न जाने ये लोग क्या प्रेजेंट करेंगे। ऐसा सोचकर वो सामने से उन्हें पेन ड्राइव दे देती है एंड घर वालों को पता ही था कि यूमी के पास ही ओरिजिनल पेन ड्राइव है। जिसके बाद में यहाँ पर ली बहुत ही अच्छा प्रेजेंटेशन देता है एंड उसका ये लॉन्च सक्सेसफुल जाता है।
एंड अब तो यहाँ पर सभी के सामने वैन परिवार नॉलन की बेइज्जती हो जाती है, जिसके बाद धक्के मार के उन्हें वहां से निकाल दिया जाता है। एंड परिवार के फिर हर एक लोग पर्सनली आ आकर यूमी को थैंक यू बोलते एंड साथ साथ सॉरी भी, बिकॉज उन्हें ये नहीं पता है कि प्रीवियस लाइफ में आखिर उन्होंने यूमी के साथ ऐसा कौन सा इनजस्टिस किया, और उन सभी चीज़ों के लिए वो लोग माफ़ी मांगते। यूमी यहाँ पर एकदम इमोशनल हो जाती है, उसे पास्ट के सारे फ्लैशबैक्स याद आने लगते, बिकॉज इतने सारे रीबर्थ मिलने के बावजूद भी एक भी रीबर्थ ऐसा नहीं था जो कि उसके लिए हो, लेकिन ये वाला फॉर श्योर उसके लिए होता है। वही दूसरे यहाँ पर तो लियो इस दिन का बहुत टाइम से इंतजार कर रहा था, जहाँ पर यूमी अपना फेवरेट ब्रदर चुने, तो फिर यहाँ पर वो लियो का ही नाम लेती है, जिसे सुनकर तो यहाँ पर लियो बहुत खुश हो जाता है। एंड सभी फैमिली वाले यहाँ पर यूमी से मौका मांगते हैं ताकि वो लोग यहाँ पर अपने आप को प्रूव कर सके। वही दूसरा हम यहाँ पर देखते हैं नेक्स्ट डे का सीन, जहाँ पर लियो तो यूमी को पढ़ाने के लिए बैठा देता है। यूमी कहते हैं कि तुमने मुझे सबसे बड़ा बिट्रे किया है, मैंने तुम्हें अपना प्यारा भाई समझा और तुम मुझे आज पढ़ाने के लिए बैठ गए हो, तुम्हें पता भी है कि ये कितना बोरिंग है मेरे लिए। एंड हमें यहाँ पर कुछ समय पहले की फैमिली मीटिंग दिखाई जाती है, बिकॉज यहाँ पर पू परिवार में नॉलेज होना ही सबसे बड़ी चीज होती है, इसलिए यहाँ पर ये जिम्मेदारी प्यारे भाई लियो को दी गई थी। एंड यहाँ पर तो लियो उसे पढ़ाते पढ़ाते खुद ही पढ़ाई भूल जाता है। एंड इतने में यहाँ पर एंट्री हो जाती है एक न्यू कैरेक्टर की, जो कि यहाँ पर आंटी लिंडा होती है। एंड असल में यहाँ पर लिंडा बेस्ट फ्रेंड है हमारी मिसेस फू की, लेकिन जैसे यहाँ पर यूमी उन्हें देखती है वो तो उसे बैड वुमन बुलाने लग जाती है, बिकॉज इसे पता होता है कि किस तरीके से यहाँ पर लिंडा ने मिस्टर फू के ड्रिंक्स में ड्रग्स मिला दिए थे, और उस रात यहाँ पर वो ऐसा विक्टिम कार्ड प्ले करी थी कि जैसे यहाँ पर मिस्टर फू ने उनके साथ जबरदस्ती की हो, जिसके बाद में यहाँ पर आंटी ने बिलीव ही नहीं किया था अपने हस्बैंड पे और अपनी बेस्टी पे बिलीव कर लिया था और अपने हस्बैंड को डिवोर्स दे दिया था। जैसे ये बात मिसेस फू को पता चलती है वो तो शॉक हो जाती है कि उन्हीं की बेस्टी उन्हीं के अगेंस्ट जाने वाली है। वही दोस्तों यहाँ पर मिसेस लिंडा एक्चुअल में मीठी चूरी होती है, वो तो यहाँ पर यूमी से बड़े प्यार से बात करती है, बट यूमी तो अभी से ही उनसे सिर्फ डिस्टेंस मेंटेन कर रखती है। एंड बस इतना ही नहीं, मिसेस लिंडा की तो अब तक यहाँ पर शादी भी नहीं हुई है, वो इसलिए बिकॉज यहाँ पर शुरुआत से मिसेस लिंडा को मिस्टर फू पर क्रश जो था। एंड यहाँ पर यूमी को पता होता है कि इस बार मिसेस लिंडा इंटेंशनली यहाँ पर आई हुई है ताकि वो कुछ दिनों के लिए इस घर पर रुके और रुक कर यहाँ पर डैड के सूप में ड्रग्स मिला दे, और जब ये सब कुछ यहाँ पर यूमी देखेगी तो वो उसे भी मारे और टॉर्चर करे ताकि यूमी घर वालों को यहाँ पर सच्चाई न बताए। ये सब कुछ सुनकर तो यहाँ पर मिसेस फू को एक्सट्रीम गुस्सा आ जाता है कि आखिर कोई मेरी यूमी को हाथ भी कैसे लगा सकता है। एंड दूसरी ओर जैसे ही वहाँ पर मिस्टर फू आते वैसे ही वहाँ पर तो मिसेस लिंडा उनकी चिंता करने लगती है कि चलो तुम्हें भूख लगी होगी, तुम अभी अभी बाहर से आए हो। अंकल कहते हैं कि मुझे भूख लगी हो ना लगी हो इससे तुम्हारे क्या लेना देना है। एंड यहाँ पर होती है मिसेस फू जो कि अभी से उनसे गुस्सा हो जाती है, जहाँ पर बेचारे मिस्टर फू को तो रीजन ही नहीं पता होता कि आखिर उन्होंने कौन सी गलती कर दी है। वह दूसरा जैसे ही यहाँ पर आंटी और लिंडा चले जाते डाइनिंग टेबल की ओर, तब जाकर यहाँ पर लियो अपने डैड को सारी बातें बताता है मिसेस लिंडा को लेकर, और ये सब कुछ सुनकर तो यहाँ पर अंकल को बहुत बड़ा झटका मिलता है, क्योंकि शुरुआत से यहाँ पर जब से वो लोग कॉलेज टाइम है तब से वो मिसेस फू की दोस्त रहती आई है। इतने में सभी लोग यहाँ पर डाइनिंग टेबल पर होते हैं, जहाँ पर लिंडा मिस्टर फू को ऑफर करती है जूस, लेकिन वो जूस यहाँ पर लियो पी लेता है, ये कहते हुए कि आप बिना आपको मेरे साथ ड्रिंक्स एक्सचेंज करनी चाहिए। एंड वो ऑरेंज जूस यहाँ पर वो लिंडा को लेकर खुद लिंडा का जूस ले लेता है, जिसके बाद यहाँ पर मिसेस लिंडा वो जूस पीती तो है लेकिन सारा का सारा गिरा देती है, क्योंकि उसे पता होता है उसके अंदर दवाइयाँ मिलाई गई हैं। एंड यहाँ पर मिसेस लिंडा की सारी सच्चाई बाहर आ जाती है, वो सभी मिलकर यहाँ पर लिंडा को कन्फ्रंट करते, जिसके बाद लिंडा की इतनी बेइज्जती होती है कि वो रिश्ता वहीं पर तोड़कर वहाँ से चली जाती है। उन सबके जाने के बाद यहाँ पर यूमी लियो को कॉल लगाती है, ये कहते हुए कि मैंने अभी अभी एक सपना देखा है, तो इसे सपना समझना और सोचना कि शायद ये सच हो सकता है। बट लियो को पता होता है कि ये तो यूमी को पता है कि वो सच होना ही है, यूमी बस बहाने मार रही है उस सच्चाई को बताने के लिए। एंड तब यहाँ पर यूमी उसे एक बहुत ही हार्श ट्रूथ बताती है, जो कि उसका बेस्ट फ्रेंड मैनेजर होता है, वही यहाँ पर उसे सैक्रिफाइस कर खुद ब खुद
अमीर बनने वाला है। एंड फिर हम यहाँ पर देखते हैं उसके बेस्ट फ्रेंड को और मैनेजर को। लास्ट नाइट यहाँ पर उसका बेस्ट फ्रेंड हाईली ड्रंक था और इस वजह से उसे कार एक्सीडेंट क्रैश की थी, जिस वजह से यहाँ पर लोग बहुत ज्यादा उससे गुस्सा थे। एंड वो मैनेजर को ये समझाता है कि उसकी तो अपकमिंग मूवी आने ही वाली है, लेकिन अभी भी यहाँ पर लियो को टाइम है, इसलिए सारा ब्लेम उन्हें यहाँ पर लियो पर डाल लेना चाहिए उसका ब्रेन वॉश करते हुए। लियो जब वहाँ पर आता है तो उसका बेस्ट फ्रेंड उसे वही समझाता है कि बस कुछ हफ्तों की बात है, फिर सारी पब्लिक इस एक्सीडेंट को भूल जाएगी। लियो उसके साथ अग्री करता है, जिसके बाद यहाँ पर मैनेजर उन्हें बेस्ट आइडिया देता है लाइव जाकर अपने फैंस के थ्रू यहाँ पर सभी को सच्चाई बताने का, ताकि फैंस यहाँ पर ज्यादा फिक्र न करें। और तब जाकर यहाँ पर लियो का फ्रेंड सभी को ऐसा बताता है कि रात को यहाँ पर वो नहीं बल्कि लियो उस कार में था। उन दोनों का फिजिक्स सेम दिखता है, इससे लोगों को मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई होगी, लेकिन इस बात को लेकर यहाँ पर लियो बिल्कुल भी अग्री नहीं करता। वो तो लाइव सेशन को यहाँ पर कम्प्लीटली अपने दोस्त के अगेंस्ट कर देता है, सारी सच्चाई बताते हुए और ये भी कहते हुए कि इसी ऑफिस का सीसीटीवी फुटेज मैं लीक करूंगा, जहाँ पर सभी को ये भी पता चल जाएगा कि किस तरीके से मेरा बेस्ट फ्रेंड और मैनेजर मिलकर मुझे फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर जानबूझकर उसका दोस्त उसे एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट साइन करवा लेता है जिसके अगेंस्ट यहाँ पर लियो के खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। अब उसे लग रहा था कि जैसे यहाँ पर लियो को उस कॉन्ट्रैक्ट के बारे में पता नहीं होगा, लेकिन लियो को यहाँ पर सब कुछ पता था, इसलिए वो यहाँ पर एक फेक इंक से साइन करता है, जो कि कुछ समय बाद यहाँ पर इनविजिबल हो चुकी थी। वो उसका दोस्त सभी लोगों को वहाँ पर बुलाता भी है, ये बताने के लिए कि किस तरीके से यहाँ पर लियो ही सब कुछ कर रहा था कि यहाँ पर फैमिली ही हमारी सारी की सारी जो भी इंडस्ट्री की है वो टूट सी जाए और वही सारा का सारा मूवीज और सारा प्रोडक्शंस लेकर चला जाए। लेकिन यहाँ पर उसके दोस्त की बात प्रूव नहीं हो पाती एंड लियो यहाँ पर उन्हें सारी सच्चाई बताता है, जिसके बाद में उसके दोस्त को सिर्फ इसी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से नहीं बल्कि हर एक जगह से बैन कर दिया जाता है। एंड यहाँ पर लियो उस झमेले से तुरंत ही बाहर आ जाता है, बिकॉज इस लाइफ में यहाँ पर उनके पास यूमिज है। और सिर्फ लियो ही नहीं, अब यहाँ पर उसकी इंटायर फैमिली यानी कि फू परिवार अब बहुत ही अच्छे से एक दूसरे के साथ रहते हैं। एंड ये ड्रामा इसी तरीके से एक हैप्पी एंडिंग के साथ खत्म हो जाता है।